अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज और मैं हूं हमसा मुमताज़। हेडलाइंस आपने मुलाहजा कर ली, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। और सबसे पहले आपको बताएं कि गंदम की प्रोक्योरमेंट का मामला, 1100 फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा मअतल होने से आटे का बहरान शदीद होने का खदशा है। ओपन मार्केट में फी मन गंदम का रेट 5500 रुपये तक पहुँच गया। लाहौर समेत पंजाब भर के DCs ने प्राइवेट परमिट देने से इनकार कर दिया है। 20 किलो आटे का थैला 2316 रुपये से बढ़कर 2550 में बिकने लगा है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वटू कहते हैं ओपन मार्केट में गंदम का परमिट आज से जारी कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, चूंकि मामला है गंदम खरीदारी हदफ का और महकमा खुराक पंजाब की तरफ से 1100 फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल कर दिया गया है। आटे का बुरहान शदीद होने का इम्कान पैदा हो गया है, जिसमें 20 किलो आटे का थैला 2316 रुपये से बढ़कर 2550 रुपये में बिकने लगा है। मौजूदा सूरत हाल में 1158 रुपये में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला वैसे तो नायाब है, मगर 1280 रुपये का कहीं मुतअद्दिद स्टोर्स पर जो है वो फ्रोख्त हो रहा है, जिसमें लाहौर समेत में पंजाब के डिप्टी कमिश्नर ने प्राइवेट परमिट देने से इनकार कर दिया है। ओपन मार्केट में फी मन गंदम का रेट 5500 रुपये तक पहुंच गया, जबकि शहर के बेशतर मराकज से 10 और 20 किलो आटे के थैले गायब है। आवाम खार है, जबकि 80 फ्लोर मिल्स में से 20 बड़ी फ्लोर मिल्स के पास गंदम के ज़हायर चंद रोज के बाकी हैं, जिसमें सनी, नेशनल, रहमत, अब्दुल्ला, बरकत, शहनशाह समेत कुछ मिल्स के पास 7 रोज के गंदम ज़हायर मौजूद है। सूबाई दारुल-हुकूमत में 20 किलो थैले के रोजाना जो तलब है वो 2 लाख है, जबकि सिर्फ 1 लाख 20 किलो आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं, जबकि 15 किलो का थैला 2250 रुपये का है। और इसी तरह 10 किलो आटे का थैला सिरे से ही नायाब है। शहर में आटा कम नहीं होने देंगे। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि मिल्स 20 किलो के थैले सप्लाई कर रही हैं। सरकारी गंदम कोटा बंद है। 10 किलो का थैला प्रोक्योरमेंट तक बंद रहेगा, जबकि ओपन मार्केट में गंदम का परमिट आज से जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम की खराबी के बायस गंदम की फसल जल्द स्टोर कर रहे हैं और इस वाले से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और काश्तकारों को मौसम की खराबी के बायस जो है सर्कुलर जारी किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में आटे का बहरान जो है वो सर उठाने लगा है, मगर शहर लाहौर में मौजूदा सूरत हाल में जो है आज के दिन में जो 10 किलो आटे का थैला जो है वो नायाब है और खुला फी किलो आटा जो है वो जो 128 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ 20 किलो आटे के थैले की जो डिमांड है वो 2 लाख है, जो कि आज के दिन में 1 लाख सप्लाई की गई है, जिससे शहरियों को आने वाले दिनों में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गंदम प्रोक्योरमेंट जारी है। गंदम हदफ पूरा करना है। 35 लाख मैट्रिक टन गंदम का हदफ पूरा किया जाना है, जिसके लिए सूबे के तमाम डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो ये हदफ पूरा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। हदफ पूरा करने से पहले जो है डिप्टी कमिश्नर ने तमाम ओपन मार्केट में जो परमिट जारी किए जाते थे वो बंद कर दिए हैं, जिससे जो सूबे के जो बड़ा शहर है शहर लाहौर के तमाम फ्लोर मिल्स को जो है ओपन मार्केट में गंदम खरीदने के परमिट बंद है, जिसकी वजह से शहर में जो है आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। आटे का बहरान पैदा होने का तो खदशा है, लेकिन इमरान ये भी क्लियर कीजिएगा कि 20 किलो आटे का जो थैला नायाब है और ये आटा जो है 20 किलो का वो नायाब तो है ये कहा जा रहा है, लेकिन दुकानदार कुछ ऐसे भी हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इस हवाले से कितने मुतहरिक हैं पुलिस वाले? देखिए, क्योंकि शहर में इस वक्त स्टेट्स जो हैं वो तो मौजूद है, मगर जुर्माने हो रहे हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है, मगर जो शहरी हैं वो तो हैजानी कैफियत में है कि जो 10 किलो आटे का थैला था वो 650 से 1158 रुपये का किया गया और उसके बाद वही आटा जो है वो 1250 रुपये का 10 किलो आटे का थैला बिक रहा है, जिससे मार्केट में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 किलो आटे का थैला तो नायाब हो चुका है। ये तो सेक्रेटरी खुराक भी मान रहे हैं कि गंदम की खरीदारी की वजह से 10 किलो आटे का थैला जो है वो बंद कर दिया गया है। प्रोक्योरमेंट तक ये 10 किलो आटे का थैला बंद रहेगा, मगर 20 किलो आटे के थैले की जो पहुंच है वो आम आवाम से बाहर है, क्योंकि जो शहरी हैं वो 20 किलो आटे का थैला 2550 रुपये में कैसे खरीदे, वो एक सवालिया निशान है। चूंकि 10 किलो आटे का थैला फिर भी 1150 रुपये में मिल जाता था, मगर अब 20 किलो आटे का थैला यकमुश्त खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए शहरियों के पास जो है वो पैसे मौजूद नहीं है। इसी तरह जो है फी किलो खुला आटा जो है वो भी शहर में जो है महंगा बेचा जा रहा है। 128 रुपये का फी किलो आटा जो है वो महंगा बेचा जा रहा है, मगर इस वक्त गंदम की प्रोक्योरमेंट जारी है, मौसम की खराबी भी है, जिसकी वजह से महकमा खुराक पंजाब की तरफ से काफी ज्यादा सख्तियां की जा रही हैं और इस वाले से जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी काफी तहफुजात हैं, पकड़ दकड़ जारी है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गंदम की प्रोक्योरमेंट का मामला है, 1100 फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल कर दिया गया। आटा महंगा होने पर महंगाई की नई लहर भी आने लगी है। शहर भर में सरकारी रेट पर रोटी की दस्तयाबी मुश्किल होने लगी है।
अक्सर मुकामात पर रोटी 20 रुपए की फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा इस हवाले से। किसी सूरत बदस्तूर मौजूद और उसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। किसी चीज़ की कीमत में अगर थोड़ी सी कमी होती है तो अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमत में इजाफा हो जाता है। इस मरतबा रोटी की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। रोटी की सरकारी कीमत 100 ग्राम रोटी की 15 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन इस वक्त मार्केट में अक्सर मकामात पर 20 रुपये तक रोटी फ़रोख्त हो रही है और उसकी वजह ये बयान की जा रही है कि आटा महंगा हो चुका है। इस वक्त एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये जो महंगाई की खासतौर पर रोटी की जो इस वक्त सूरत हाल है, 20 रुपये की सिर्फ एक रोटी, क्या कहेंगे? सर रोटी भी इसी तरह ही है, जैसे नान का रेट महंगा हुआ था, रोटी भी लेने जा रहे हैं तो 15 की जगह पे वो 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं। उन्हें कहा जाता है, वो कहते हैं जी आटा महंगा हो गया, उस वजह से रोटी की कीमत बढ़ रही है, लेकिन अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहे हैं हर जगह पे। कहीं पे 15 की है, कहीं पे 20 की है, तो उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। यकीनन यही सूरत हाल है और इस सिलसिले में जो मुतहदा नान रोटी एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि चूँकि आटा महंगा हो चुका है, इसलिए गो के अभी तक उनकी जानब से बाकायदा ऐलान नहीं किया गया इजाफे का, लेकिन बाज़ लोग मनमानी कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया से भी रब्ता किया गया है कि रोटी की कीमत में इजाफा किया जाए और इसकी वजह वही है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले आटे का 10 किलो का थैला जो 648 रुपये का मिल रहा था वो इस वक्त 1158 रुपये में दस्तयाब है और इस कीमत की वजह से रोटी महंगी होना भी लाजमी है। ताहम अभी तक हुकूमती सतह पर इसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन शहर के अक्सर मकामात पर रोटी अब 15 के बजाय 20 रुपये में दस्तयाब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिद। अदालती खबरें शामिल कर और आपको बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन का केस। एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत 28 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। आपको बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ अरबों रुपए के करप्शन का ये केस है। एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला भी महफूज कर लिया है और ये फैसला 28 अप्रैल को सुनाया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया है और फैसला कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है बताएंगे नुमान नूर। जी नुमान। एंटी करप्शन की खसूसी अदालत ने परवेज़ इलाही और दीगर की रुपए की करप्शन के केस पर समाअत की, जबकि अदालत ने उनके वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल मुकम्मल किए और इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने भी इसमें दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने फैसला जो है महफूज कर लिया, जो कि महफूज फैसला कल जो है वो सुनाया जाएगा। जबकि इस हवाले से एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने अबूरी ज़मानत पर समाअत की। अमजद परवेज़ जो वकील हैं परवेज़ इलाही के, उन्होंने अदालत में दलाइल दिए कि परवेज़ इलाही के इस मुकदमे में कोई किरदार नहीं है, जबकि इस मुकदमे में FIR के मुताबिक जो हैं उनकी जो जमानतें और जो मुकदमे में डिस्चार्ज की हो चुकी है, जबकि परवेज़ इलाही का तो इस मुकदमे में किरदार भी शामिल नहीं है। लिहाजा ये एक सियासी मुकदमा था। जी बहुत शुक्रिया नुमान नूर इस तफसील का। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि शरीफ ख़ानदान की तारीख बताती है कि उन्होंने अवामी मुफाद के लिए कभी कोई काम नहीं किया। ये लोग अवाम का भला कर ही नहीं सकते, सिर्फ इंतकाम लेने के लिए आए हैं। किसी को टिकट देने या ना देने का फैसला सिर्फ इमरान खान ने करना है। मेरी ऑडियो लीक नहीं हुई, मैंने राना सनालो को सिर्फ आमों को तोहफा दिया था। देखिए जी, जो इनकी हिस्ट्री है शरीफ ख़ानदान की, वो तो यही है कि कोई अक्ल का काम जिसका फ़ायदा आवाम को और मुल्क को हो वो उन्होंने नहीं किया। अगर इन्होंने आटे की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की तो हर जगह बंदे मरे हैं और 250 के करीब पंजाब में, इसी तरह सिंध में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में, और जितनी केयर टेकर की गवर्नमेंट थी जो इनके मशवरे से बनी है, हमारे ख़िलाफ़ बनी है, ये केसेस उन्होंने बनाए हैं और इनकी सोच है सिर्फ विक्टिमाइज़ करने के लिए आए हैं और अवाम का कोई भला नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला शहबाज शरीफ को करना है कि वो तैयार हैं या नहीं। PTI रहनुमा असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने का वक्त हो चुका है। जरदारी साहब, फजलुर रहमान, मरियम नवाज, ये तमाम लोग फैसला कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हैं।
मुल्क के अजीम तर मफाद के लिए शहबाज शरीफ की कुर्बानी दे दी जाए। अब शहबाज शरीफ ने ये फैसला करना है कि वो कुर्बान होने की तैयार हैं, और अगर कुर्बान होना है तो अकेले कुर्बान होंगे, ये सबको साथ लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी अहम केस की समाअत करनी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा किया, और मेरे ख्याल में ये अच्छा उन्होंने किया है कि भरपूर तरीके से उन्होंने मौका दिया है हुकूमत को कि आइन के ऊपर अमल दरामद करें, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है अदालत क्या फ़ैसला करती है। मुझे यकीन है कि जो भी फ़ैसला करेंगे वो आइन के मुताबिक होगा। पीडीएम वाले शिकस्त के खौफ से इंतखाबात से भाग रहे हैं, ऐसा कहना है पीटीआई के रहनुमा फ़रूख हबीब का। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जाली करारदादें मंजूर की जा रही हैं। नून और शीन की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है, लग रहा है ये शहबाज शरीफ को नाअहल करवाना चाहते हैं। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत पार्लिमान की छतरी तले जिस पार्लियामेंट को इन्होंने छांगा मांगा की मंडी बना दिया है, जहां पर ज़मीर फरोश लोटे बैठे हुए हैं, उस पार्लिमान से करारदादें मंजूर करवाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली की जा रही है। और ये कैसी हुकूमत है जो हुकूमत इलेक्शन के बजट का बिल पास नहीं करवा सकती। नून और शीन की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि शहबाज शरीफ को लगता है नाअहल करवाना चाहते हैं, और ये साफ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। इंतखाबात में रुकावटें डाली गई। हमने 297 उम्मीदवारों को टिकटें इशू कर दी गई। PMLN इंतखाबी मैदान में शिकस्त के खौफ से भाग चुकी है। अब आपको बताएं, सेशन कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करने और साइलिन में खौफ व हरास फैलाने का केस। मंशा बम के बेटे फैसल मंशा और वाजिद अली की अबूरी जमानतों में 6 मई तक तौसी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमान नूर से। जी नुमान। आपको अपडेट कर रहे हैं मंशा बम केस के हवाले से कि सेशन कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करने और साइलिन में खौफ व हरास फैलाने का केस है। मंशा बम के बेटे फैसल मंशा और वाजिद अली की अबूरी जमानतों में 6 मई तक तौसी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट किया जा रहा है। सेशन कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करने और साइलिन में खौफ हरास फैलाने का ये केस है। मंशा बम के बेटे फैसल मंशा और वाजिद अली की अबूरी जमानतों में 6 मई तक तौसी की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर इस बारे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। समनाबाद अंडरपास में मंसूबे में यूटिलिटीज़ की शिफ्टिंग के लिए अलग PC1 बनाने का इंकशाफ हुआ है, और अलग PC1 बनाने से मंसूबे की लागत में मज़ीद इजाफा होगा। इजाफी रकम से LT और HT लाइन और ट्रांसफर्स की शिफ्टिंग का काम भी होगा, जबकि समनाबाद अंडरपास पर यूटिलिटीज़ की शिफ्टिंग के लिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन, बताइए। महंगाई और तामीराती काम की रफ्तार सुस्त होने के सबब शहर के जारी मेगा मंसूबों की लागत बढ़ने लगी है। LDA ने PC1 में मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के अलावा भी टेंडर लगाना शुरू कर दिए हैं। माजी में गुलाब देवी अंडरपास, शेरांवाला फ्लाईओवर और शाहकाम चौक में PC1 के अलावा भी टेंडर जारी होने का इंकशाफ हुआ, जिसकी वजह से तीनों मंसूबों की लागत में 25 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हुआ। ताहम अब शहर में नए शुरू होने वाले मंसूबों में भी पुरानी रवायत को बरकरार रखा गया है। शहर के नए शुरू होने वाले प्रोजेक्ट में मुबैना तौर पर लागत बढ़ने का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि LDA ने PC1 में मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के अलावा भी टेंडर लगाना शुरू कर दिए हैं। समनाबाद अंडरपास मंसूबे में यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए अलहदा PC1 बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। मंसूबे की लागत में मजीद 3.5 करोड़ रुपए का जिससे इजाफा होगा। समनाबाद अंडरपास की तमीर के लिए लेस्को यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए मुबैना तौर पर 3 करोड़ 13 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसके टेंडर अलहदा जारी किए जाएंगे। जराये का कहना है कि समनाबाद अंडरपास पर बिजली के पोल तोड़ने और इसके अलावा नए पोल लगाने के साथ साथ इनकी शिफ्टिंग के लिए ये जो टेंडर है ये जारी किए जा रहे हैं।
कस्टम्स की सरकारी गाड़ियां टिकटॉक बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगी हैं। टिकटॉक बनाने वाले अफराद का ताल्लुक भी कस्टम से नहीं है। वीडियो में एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी नज़र आ रही है। मेंबर कस्टम्स मुकरम जा कहते हैं, सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं। गाड़ी पर बने वाली टिकटॉक की रिपोर्ट मंगवाता हूँ। मज़ीद तफसीलात लेंगे राहिल अली से। जी राहिल, में ये चीजें सामने आ रही हैं कि सरकारी गाड़ियां जो खुसूसन स्मगलिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं और स्मगलिंग रोकने के लिए ऑपरेशन करती हैं, उन गाड़ियों पर जो है वो टिकटॉक बनाई जा रही है और टिकटॉक बनाने वाले अफराद का ताल्लुक भी जो है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट से जो है वो नहीं है। जायका कहना यह है कि प्राइवेट लोग हैं जो सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और अब टिकटॉक बना के जो है वो बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर भी जो है वो वायरल की गई है। इससे पहले भी ये देखा गया था कि कस्टम की सरकारी गाड़ियां प्राइवेट लोग जो है वो इस्तेमाल करते रहे। ये शिकायत जो है वो कस्टम के आला अफसरान तक पहुंची थी, लेकिन अब सरकारी गाड़ियां जो वीडियो में नजर आ रही है ये एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी है जो स्मगलिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। इस पर जो है वो टिकटॉक बनाई गई है। इस हवाले से जब हमारी मेंबर कस्टम जम्मू करम जहाँ से बात हुई, का कहना यह था कि ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं है, मैं इसकी रिपोर्ट मंगवाता हूँ, देखता हूँ कि सरकारी गाड़ियाँ जो है वो कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है। सरकारी गाड़ियों की किसी भी किस्म की जो है वो इजाज़त नहीं है कि वो गलत तरीके से जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये शिकायत जो है वो आम हो रही है कि सरकारी गाड़ियाँ जो स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं उसमें जो है वो प्राइवेट लोग इस्तेमाल करते हैं और वो बाकायदा तौर पर टिकटॉक बना के भी जो है वो वायरल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राहिल अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। शहरों के मसाइल के हल के लिए इंतजामिया को आखिरी डेडलाइन दे दी है और बगैर एनओसी सड़कों पर काम करवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म है, तो वहीं तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग पर भी कार्रवाई होगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टाउन हॉल में और आज कमिश्नर लाहौर डिवीज़न चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने तमाम ज़िम्मेदार अफसरान को, लाहौर की इंतज़ामिया को एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया और तमाम अफसरान को उनकी ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी, ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी। तजावुज़ात का मसला है, चील गोश का मसला है, पार्किंग का, और इसके साथ साथ जो शहर की इस वक्त खूबसूरती है उसके मसाइल हैं जिसको आज बाकायदा तौर पर तमाम अफसरान को सौंपा गया है कि जो डेडलाइन है वो मुकर्रर है, रिपोर्ट्स के ऊपर जो है काम ही चलेगा, काम करके दिखाना होगा। कमिश्नर लाहौरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या ड्यूटियाँ तफवीज़ की हैं, शहर लाहौर को किस तरह से खूबसूरती की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? बेसिकली मकसद ये था कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ईद से पहले। उसमें यह था कि जो इलीगल पार्किंग हो रही है और जो ख़ास तौर पर बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने पार्किंग अप्रूव करवाई हुई हैं और वहाँ पे पार्किंग इस्तेमाल नहीं हो रही, उसके ऊपर एक तो एक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है आज से और उसी का हमने फॉलो अप किया है। सेकेंडली, लाहौर पूरे के अंदर जो है इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट जोन्स के अंदर जोनल ऑफिसर्स अलॉन्ग विद असिस्टेंट कमिश्नर्स और अलॉन्ग विद LDA और इन सब को इकट्ठा किया। फिर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, PHA और इन सब को बुला के एक टीम्स की सूरत में हम इनको मूव कराएंगे। हमने इसमें पुलिस से भी फैसिलिटेशन ली है और ट्रैफिक ऑफिसर्स को भी बीच में इन्वॉल्व किया है। और इसके ऊपर हमारा फोकस है कि लाहौर को दोबारा से हम खूबसूरत बनाएं आप सब की मदद से और कोशिश करेंगे। एक्शन जो है वो मैंने जो इन सबको कन्वे किया वो ये है कि करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन का मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म हो और जो सस्टेनेबल हो। तजावुज़ात का ख़ात्मा करना है और इसके लिए सस्टेनेबल जो है वो काम करने हैं और इसके हवाले से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलना है और इसी सिलसिले में जो है आज की मीटिंग बुलाई गई। तमाम अफसरान को उनकी ड्यूटियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं, उनको बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि उन्होंने क्या क्या करना है। सबसे बड़ा मसला इसको शहर में पार्किंग का है और ट्रैफिक का है, जिसको हल करने के लिए कमिश्नर लाहौर अपडेट करने मौसम के हवाले से कुछ बात करें और आपको बताएं, मगरबी हवाओं के बायस बनने वाली बारिशों के नए निज़ाम ने अपनी आमद का पता देना शुरू कर दिया है। बारिशों का नया निज़ाम 5 मई तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहेगा। चंद एक मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। बस ये जान लेते हैं सुहेल कैसर से। बताएगा सुहेल, मौसम के हवाले से और ये भी बताएगा कि महकमा मौसमियात चौधरी असलम से आपने गुफ्तगू की है, वो क्या कहते हैं इस मुताबिक? बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में प्रिवेल कर चुका है। अब इस सिस्टम के दौरान होने वाली बारिशों की इंटेंसिटी क्या रहेगी, कितने अरसे तक बारिशें हो सकती हैं और मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर चौधरी असलम साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।
ये सिस्टम जो है ये मगरबी हवाओं के बाइस बना, क्या ये गैर मामूली सिस्टम है या मामूल के मुताबिक ही ये नया सिस्टम आया है? जी बिल्कुल, आज से जो है ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो जिसको हम मगरबी हवाएं कहते हैं पाकिस्तान में एंटर होगा और जो पंजाब में भी आज ही दाखिल होगा। इससे आने वाले दिनों में कोई एक वीक के दौरान बारिशें होगी और इसमें हैवी फॉल का भी खतरा है। इसमें ज़्यादाबारी भी हो सकती है और तेज़ हवाएं चलेंगी और ये इस मरतबा ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को बारिश देगा और ये काफ़ी दिन तक परसिस्ट करेगा। और ये इस तरह के सिस्टम जब ट्रांजिशन पीरियड होता है विंटर से समर की बारिशें तो ये बनते रहते हैं, तो इसी का एक हिस्सा है। अच्छा, इस हम कह सकते हैं कि ये मामूल के मुताबिक ही आ रहा है? जी बिल्कुल, इसमें इन महीनों में ये मामूल के मुताबिक इस तरह ट्रांजिशन पीरियड में ये सिस्टम बनते रहते हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी लाहौर में जो एक तो 26 दो स्पेल में बारिश होगी, एक तो 26 से 29 में होगी और एक 30 से 3 मई के दरमियान। जो दूसरा स्पेल है उसमें हैवी बारिश के चांसेस हैं, उसमें जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ पे फ्लडिंग हो सकती है और पानी जमा हो सकता है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। ये मुख्तसर सी तफसील जी जो नया सिस्टम प्रिवेल किया है और इसकी इंटेंसिटी और इसकी जो दीगर तफसीलात थी उनसे आगाह कर रहे थे चौधरी असलम साहब। तो थोड़ा सा आप भी मोहतात रहिएगा, हम भी मोहतात रहेंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया सही। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब पुलिस में स्टेनोग्राफर्स की भर्ती का अमल मुकम्मल। 100 स्टेनोग्राफर्स की भर्ती के लिए अहकाम भी जारी। भर्ती का अमल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुकम्मल किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। पंजाब पुलिस में स्टेनोग्राफर्स की असामियों पर नए मुलाजिमीन की भर्ती का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। एडिशनल आईटी एस्टैब्लिशमेंट ने नए भर्ती होने वाले 100 स्टेनोग्राफर्स की भर्ती ऑर्डर जारी कर दिए हैं। भर्ती का अमल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुकम्मल किया गया है। भर्ती होने वाले स्टेनोग्राफर 2 बरस के प्रोबेशन पीरियड पर मुख्तलिफ इजलाम में खिदमात सर अंजाम देंगे। लाहौर डोमिसाइल के हामिल 41 उम्मीदवार स्टेनोग्राफर भर्ती हुए हैं। कसूर के 34, फैसलाबाद के 5, उकाड़ा के 3, जबकि साहिवाल, ननकाना, नारोवाल, मुल्तान और बकर के फीकस 2 शहरी स्टेनोग्राफर मुंतखब हुए हैं। शेखुपुरा, हाफजाबाद, पाकपतन, चिची खान, भावल नगर, भावलपुर और सरगोदा डोमिसाइल का फीकस 1 शहरी स्टेनोग्राफर मुंतखब हुआ है। भर्ती होने वालों में एजाज, अरशद, मोहम्मद सलमान, हनीफ, रजब अली खान, मोहम्मद नुमान और मोहम्मद एहसान समेत दीगर 95 उम्मीदवार शामिल हैं। आईजी पंजाब की भर्ती होने वाले स्टेनोग्राफर्स को पंजाब पुलिस का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी गई है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ इस तफसील का। मोटरवे पुलिस ने ईद पर 34 लाख से ज़ायद किराया मुसाफिरों को वापस करवाया है और 2495 मुसाफिर गाड़ियों को ज़ायद किराया वसूल करने पर जुर्माने भी किए गए। 5677 मुसाफिर गाड़ियों को ओवरलोडिंग पर जुर्माना किया गया। मजीद बात कर लेते हैं जैन अली से। जी जैन बताइएगा सवाल से। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस ने ईद तातीलात के दौरान 34 लाख से जायद किराया जो है मुसाफिरों को वापस करवाया। 2495 मुसाफिर बरदार गाड़ियों को जायद किराया वसूल करने पर जुर्माने आयद किए गए। 5677 मुसाफिर बरदार गाड़ियों को ओवरलोडिंग पर जुर्माना किया गया। मोटरवेज और हाईवेज यानी सफर को महफूज और आरामदेह बनाना मोटरवे पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आईजी पंजाब की जानिब से मोटरवेज के ईद के दौरान कामयाब कार्रवाइयों के हवाले से जो है वो तारीफ की है, जबकि ईद के दौरान अमूमन यही देखने में आता है कि जो मुसाफिरों की आमदोरफ्त के नतीजे में जो गाड़ी मालकान है वो ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है उनमें जो शुरू हो जाता है, जिसके खिलाफ मोटरवे पुलिस ने कामयाब जो है वो कार्रवाई करते हुए 34 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को किराया जो है मुसाफिरों को वापस करवाया है। जी बहुत शुक्रिया सैन अपडेट करने का। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत तफ्तीशी अफसरान का इजलास। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, चालान और मुलजमान की गिरफ्तारी के अहदाफ का जायज़ा। सदर और मॉडल टाउन डिवीजन्स की मजमूई कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। CCPO लाहौर ने अहदाफ हासिल न करने वाले सर्कल अफसरान की सख्त सरजनिश की है। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानेंगे, बताएगा मुदस्सिर। जी बिल्कुल, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की गिरफ्तार इन्वेस्टिगेशन अफसरान का जो है वह अहम इजलास हुआ है। DG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल, SSP डिसिप्लिन इमरान किशोर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूज मसूद चौधरी ने जो इजलास में
शिरकत की। यूनिवर्सिटी से के तमाम एसपीज और डीएसपी जो है वो इजलास में मौजूद थे। लाहौर पुलिस के सरबराह ने रोड चलान और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और मुलजमान की गिरफ्तारी के अहदाफ और पेंडेंसी क्लियरेंस का तफसीली जायजा लिया। एसएसपी डिसिप्लिन इमरान किशोर ने टारगेट्स पूरा करने के बारे में डीएसपी की कारकर्दगी से डिस्ट्रिक्ट लाहौर को आगाह किया। रोड से सर्टिफिकेट क्लियरेंस में इकबाल टाउन, गुलशन रावी, इसके अलावा शमादी सोनी, सिंह और डिफेंस नवापुर सर्कल की कारकर्दगी को बेहतर करार दिया गया। इसके अलावा इस्लामपुरा, लोहरमाल, स्पीकाबाद, मिसिशा, बागवानपुरा, बरकी रेस कोर्स और सर्कल जो हैं वो अहदाफ के असूल में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। सरबदा टाउनशिप, समनाबाद, माल टाउन, गार्डन टाउन और इच्छा समेत क्रिस्टल सर्कल की कारकर्दगी जो है वो नाकस रही। ब्लास्टिक मैना ने सदर माल टाउन डिवीजन इन्वेस्टिगेशन की मुजमी कारकर्दगी को गैर संदिग्ध जो है वो करार दिया, जिसके लाहौर ने इंसाफ हासिल न करने वाले। बहुत शुक्रिया मुदस्सर हुसैन इस तफसील का। सरकारी जामियात में प्रो वाइस चांसलर की तैनाती का मामला है। पंजाब के अक्सर जामियात में प्रो वाइस चांसलर का अहदा खाली है। पंजाब के 13 जामियात में प्रो वाइस चांसलर के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं। हायर एजुकेशन की जानिब से लाहौर के 3 जामियात में प्रो वाइस चांसलर तैनात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुजाहिद आतिफ परवेज से। जी आतिफ, क्या तफसीलात है हवाले से? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ऐलान तो किया गया था और इस हवाले से गवर्नर ने भी हदायत दी थी कि फौरी तौर पर तमाम जामियात में जो है वो प्रो वाइस चांसलर तैनात किए जाए। लेकिन इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पंजाब की 13 जामियात में जो प्रो वाइस चांसलर के लिए उम्मीदवार ही मौजूद नहीं है और जो सीनियर प्रोफेसर जो है इस अहदे पर लगाया जाता है, लेकिन 13 जामियात में सीनियर प्रोफेसर मौजूद ही नहीं है। और ज़राए का कहना है कि जो इन जामियात में ये देखते हुए कि ये प्रो वाइस चांसलर के अहदे पर तैनात होंगे, सीनियर प्रोफेसर जो है उनकी खाली सीटें जो है खाली ही रखी। इसके साथ साथ लाहौर में भी 3 जामियात में जो प्रो वाइस चांसलर लगाए गए हैं और ज़राए का कहना है कि वहाँ पर जो ग्रुप बंदी जो है देखने में आ रही है, वाइस चांसलर को खतरा महसूस हो रहा है कि प्रो वाइस चांसलर की सीट जो है ऊपर हो गई है। और इसके साथ साथ 3 मजीद जामियात में भी प्रो वाइस चांसलर लगाने के लिए जो है वो मामला ज़ेरे गौर है और जल्द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम को कहना है कि 3 जामियात में प्रो वाइस चांसलर लगा दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने का। गवर्नर मलिकुर रहमान से मुस्लिम लीग नून, सऊदी अरब के सदर सईद अहमद और दीगर की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब बोले माशरे में मस्बत रवैयों को फ़रोग देने की ज़रूरत है। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नवाज़ की 16 शहरों में असर नो तंजीम साजी की है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। पंजाब मलिकुर रहमान से मुस्लिम लीग नवाज के सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद ने साबिक MPA MNA शेख तारक और सनतकार एजाज मलिक ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मुश्किल हालात में हमेशा आगे बढ़कर मदद की है। सऊदी अरब में बड़ी तादाद में काम करने वाले पाकिस्तानी मुल्क में कसीर ज़र-ए-मुबादला भेजकर मईशत की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए इकदाम उठा रही है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मुआशरे में मुस्बत रवैये को फ़रोग देने की ज़रूरत है। सऊदी अरब में मुस्लिम नवाज की 16 शहरों में असर नौ तंजीम साजी की जा रही है, ये कहना है शेख सईद अहमद का। उन्होंने मजीद कहा कि कैद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के लिए सऊदी अरब की तरफ से शाही प्रोटोकॉल पाकिस्तान दोस्ती का अमली नमूना है। शेख सईद ने गवर्नर पंजाब को मुस्लिम लीग नवाज सऊदी अरब की तरफ से सऊदी अरब दौरे की दावत भी दी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन इस तफसील का। विफाक की जानिब से वर्कर्स वेलफेयर फंड्स पंजाब को फंड्स ना मिले। फंड्स ना मिलने से वर्कर्स के बच्चों की मैरिज ग्रांट्स के केसेस इल्तवा के शिकार हैं। वर्कर्स के बच्चों की एजुकेशनल ग्रांट्स रोक दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा फंड्स अभी तक क्यों नहीं जारी किए गए? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के वर्कर्स वेलफेयर फंड को जो है वो फंड की शदीद कमी का सामना है। वफाक से जो है जो पंजाब का हिस्सा था वो मांगा गया था, लेकिन ताहाल वो फंड नहीं मिल सके। 5 अरब जो है WWF की जानिब से मांगे गए थे, लेकिन 2 माह के बाद भी ये फंड नहीं मिले, जिसके बाद वर्कर्स की मुख्तलिफ ग्रांट जो है जिसमें मैरिज ग्रांट है, एजुकेशनल ग्रांट है और डेथ ग्रांट जो है उसके केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार है। और WWF की जानिब से वफाक से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके हिस्से के जो फंड दिए जाए ताकि वर्कर्स को उनकी ग्रांट जारी की जा सके। बहुत शुक्रिया आतिफ। अब आपको बताएं, तुर्किया की हुकूमत और अवाम की जानिब से रेस्क्यू 1122 टीम की खिदमत का एतराफ़।
कमांडर पाकिस्तान रेस्क्यू टीम को तुर्किया के सदर की तरफ से मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। रेस्क्यू टीम ने 146 साइट ऑपरेशन किए, 15 लोगों को जिंदा और 247 डेड बॉडीज को निकाला है। मज़ीद बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, कमांडर पाकिस्तान रेस्क्यू टीम को तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की तरफ से मेडल और सर्टिफिकेट जो है वो दिए गए हैं। तुर्की की हुकूमत और अवाम की तरफ से रेस्क्यू 112 की खिदमात का इकरार किया गया और उसको सराहा गया है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू 112 की टीम ने तुर्किया, अदमन और हताई में 16 दिन सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। रेस्क्यू टीम ने 140 साइट सर्च की, 15 लोगों को जो है वो जिंदा निकाला गया और 247 बॉडीज को जो है वो निकाला गया। तुर्किया और अवामी सतह पर रेस्क्यू 112 की सर्च एंड रेस्क्यू टीम की कारकर्दगी को जो है वो सराहा गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मुश्किल वक्त में तुर्किया भाइयों की बरवक्त मदद रेस्क्यू और पाकिस्तान के लिए आज़ाद की बात है, जिसको हर सतह पर सराहा गया है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस तफसील का। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर शाहिद मुनीर से चेयरमैन अलहमरा कासिम अली शाह ने मुलाकात की है। मुलाकात में दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि जामियात की लिटरेटी सोसाइटीज़ और अलहमरा के दरमियान अदबी सरगर्मियों को फ़रोग देने पर इत्तफाक हुआ है। इसी पर बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा इस मीटिंग का अहवाल। जी, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने चेयरमैन अलहमरा आर्ट कौंसिल कासिम अली शाह से मुलाकात की है। मुलाकात में दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। जामियात की लिटरेरी सोसाइटीज और अलहमरा के दरमियान अदबी सरगर्मियों को फ़रोग देने पर इत्तफाक हुआ है। यूथ में फ़नून लतीफ़ा और अदब में दिलचस्पी पैदा करने के लिए PHEC और अलहमरा मुश्तरका काविशें करेगी और माशरे में इत्तेदाल और बामी रवादारी के फ़रोग में अदब का बुनियादी किरदार है। इस मौके पर कहना था चेयरमैन PHEC का, जबकि कासिम अली शाह ने कहा कि नौजवानों को माशरती बेइत्तेदालियों से बचाना सादा अदीबों और शायरों और मजहबी स्कॉलर्स की बुनियादी जिम्मेदारी। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मबाहिद फ़र्द ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग समेत चावल, गोश्त, आम और दीगर अशिया की बरामदात बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ईरानी कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को ईरान के दौरे और इस्फहान में हैंडीक्राफ्ट्स नुमाइश में शिरकत की दावत दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों में ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। इस्फहान में होने वाली हैंडीक्राफ्ट्स नुमाइश में पंजाब का वफ्द शिरकत करेगा। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात को दरख्शां और ताबनाक देखते हैं। मलेरिया की आगाही के हवाले से DG हेल्थ ऑफिस में आगाही वॉक का इनकाद किया गया। आगाही वॉक में सूबाई वज़रा सेहत डॉक्टर जमाल नासिर, DG हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास गोंदल, डॉक्टर यादुल्ला समेत महकमा सेहत के अफसरान मौजूद थे। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल। के आलमी दिन के हवाले से और आवाम के अंदर मलेरिया के हवाले से आगाही फैलाने के हवाले से आज DG हेल्थ ऑफिस में अवेयरनेस वॉक का इनेकाद किया गया है, जिसमें दोनों महकमों के जो सूबाई वज़रा सेहत है इनकी पार्टिसिपेशन भी की गई, जबकि इसके साथ साथ DG हेल्थ भी इस वॉक में शरीक हैं। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर सेहत स्पेशलाइज हेल्थ के डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मलेरिया की जो बीमारी कितनी ख़तरनाक है और हर साल पाकिस्तान के अंदर कितनी अमवात मलेरिया की वजह से होती हैं। देखिए, मलेरिया एक एंडेमिक की सिचुएशन में है पूरी दुनिया में। 2022 में इसके कुछ 3 करोड़ के करीब केसेस हुए दुनिया में और 6 लाख लोग जान से हाथ धो बैठे। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम इतना फ़ाल नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में 27,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। जो रिपोर्ट हुए इसका मतलब है कम से कम 10 केसेस और थे जो नहीं रिपोर्ट हुए। ये वो हैं जो किसी हॉस्पिटल में जिनका मलेरियल पैरासाइट या एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया। तो ये बहुत कॉमन है, अभी भी निगलेक्टेड हो रहा है, क्योंकि नई इमर्जिंग डिजीज़ मंकी पॉक्स और कोविड वगैरह की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर प्राइमरी मिनिस्टर कैंडिडेट डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा कि मलेरिया और डेंगू दोनों में से ख़तरनाक कौन सा है और इनकी रोकथाम के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि इस साल डेंगू पिछले साल बहुत ज़्यादा केसेज आए थे, इस साल क्या सूरत हाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही इस सेंस में ख़तरनाक भी हैं और ख़तरनाक नहीं भी हैं। ख़तरनाक इस सेंस में है कि मलेरिया अगर वो फैल्सीपैरम वाला हो तो वो दिमाग पे भी जाके अटैक कर सकता है और वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और डेंगू जो है वो इस मामले में है कि अगर उसमें प्लेटलेट और उसका जो सफ़ेद ज़र्रात हैं वो कम होने शुरू हो जाएँ तो वो थोड़ा सा
अलार्मिंग सिचुएशन होती है, लेकिन दोनों फैलते मच्छर से ही हैं, मॉस्कीटो से। और लेकिन मलेरिया में एक अच्छी बात यह है कि इसका एक तो पता है कि किस किस सोर्स से आ रहा है, दूसरी बात है इसकी दवाई बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।